प्रस्तावना, हमें वापस चलना चाहिए, गैरेड ने आग्रह किया क्योंकि जंगल में चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। जंगली लोग मर चुके हैं। क्या मृतक आपको डराते हैं? सर विमा रॉयस ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। गैरेड ने लालच में आकर ऐसा नहीं किया। वो 50 साल से ऊपर का बूढ़ा आदमी था और उसने सरदारों को आते जाते देखा था। मरना तो मरना है, उसने कहा। हमें मरे हुओं से कोई मतलब नहीं है। क्या वे मर चुके हैं? रॉयस ने धीरे से पूछा। हमारे पास इसका क्या सबूत है? विल ने उन्हें देखा था, गैरेड ने कहा। अगर वह कहता है कि वे मर चुके हैं, तो मेरे लिए यही सबूत काफी है। विल को पता था कि वे उसे जल्दी या बाद में झगड़े में घसीट लेंगे। वह चाहता था कि यह जल्दी नहीं बल्कि बाद में होता। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मरे हुए लोग गीत नहीं गाते, उसने कहा। मेरी नज़ ने भी यही कहा था, विल, रॉयस ने जवाब दिया। कभी भी किसी महिला के स्तन पर सुनी गई किसी भी बात पर विश्वास न करें। मृतकों से भी कुछ सीखा जा सकता है। उसकी आवाज़ धुंधले जंगल में बहुत तेज गूंज रही थी। हमारे सामने एक लंबी यात्रा है, गैरेड ने कहा। 8 दिन, शायद 9 दिन। और रात हो रही है। सर विमा रॉयस ने उदासीनता से आकाश की ओर देखा। ये हर दिन लगभग इसी समय ऐसा होता है। क्या तुम अंधेरे से बेखबर हो, गैरेड? विल गैरेड के मुंह के आसपास की जकड़न को देख सकता था, उसकी आंखों में उसके मोटे काले लबादे के नीचे मुश्किल से दबा हुआ गुस्सा। गैरेड ने 40 साल नाइट वॉच में बिताए थे, एक आदमी और एक लड़का, और वह हल्के में लिए जाने का आदी नहीं था। फिर भी यह उससे कहीं ज्यादा था। घायल अभिमान के नीचे विल उस बूढ़े आदमी में कुछ और महसूस कर सकता था। आप इसका स्वाद ले सकते थे, एक नर्वस तनाव जो डर के करीब खतरनाक रूप से आ गया था। विल ने अपनी बेचैनी साझा की। वह 4 साल से दीवार पर था। पहली बार जब उसे भेजा गया था, तो सारी पुरानी कहानियां वापस आ गई थीं, और उसकी आंतें पानी में बदल गई थीं। बाद में उसने इस पर हंसा था। वह अब तक 100 रेंजिंग का अनुभवी हो चुका था, और अंतहीन अंधेरे जंगल जिसे दक्षिणी लोग प्रेतवाधित जंगल कहते थे, अब उसके लिए कोई डर नहीं था। आज रात कुछ अलग था। इस अंधेरे में एक किनारा था जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। 9 दिन वे सवारी करते रहे, उत्तर और उत्तर पश्चिम और फिर उत्तर की ओर, दीवार से दूर और दूर, वाइल्डलिंग हमलावरों के एक दल के निशान पर। हर दिन पिछले दिन से भी बदतर था। आज सबसे बुरा दिन था। उत्तर से ठंडी हवा बह रही थी, और इसने पेड़ों को जीवित चीजों की तरह सरसराहट कर दिया। पूरे दिन विल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कुछ ठंडा और कठोर जो उससे प्यार नहीं करता। गैरेड ने भी इसे महसूस किया था। विल दीवार की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत से सवारी करना चाहता था, लेकिन यह ऐसा एहसास नहीं था जिसे अपने कमांडर के साथ साझा किया जा सके। विशेषकर इस जैसे कमांडर को तो बिल्कुल नहीं। सर विमा रॉयस बहुत से उत्तराधिकारियों वाले एक पुराने घराने का सबसे छोटा बेटा था। वह 18 साल का एक सुंदर युवक था, जिसकी भूरी आंखें थीं और वह चाकू की तरह सुंदर और दुबला पतला था। अपने विशाल काले डेस्ट्रिया पर सवार, शूरवीर विल और गैरेड से उनके छोटे गैरों पर ऊंचा था। उसने काले चमड़े के जूते, काली ऊनी पैंट, काले मोलस्किन दस्ताने और काले ऊन और उबले हुए चमड़े की परतों के ऊपर चमचमाते काले रिंगमेल का एक बढ़िया कोमल कोट पहना था। सर विमा आधे साल से भी कम समय के लिए नाइट वॉच का शपथ ग्रहण करने वाला भाई था, लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसने अपने व्यवसाय के लिए तैयारी नहीं की थी। कम से कम जहां तक उसकी पोशाक का सवाल है। उसका लबादा, उसका मुकुट था, काला, मोटा और पाप की तरह मुलायम। शर्त है कि उसने उन सभी को खुद ही मार डाला, गैरेड ने शराब पीते हुए बैरक से कहा। हमारे पराक्रमी योद्धा उनके छोटे छोटे सिर काट डाले। वे सभी हंस रहे थे। विल ने अपने गैरोन के ऊपर कांपते हुए कहा, एक ऐसे आदमी से आदेश लेना मुश्किल है जिस पर आप शराब के नशे में हंसते हों। गैरेड ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। मॉमोंट ने कहा कि हमें उनका पीछा करना चाहिए, और हमने ऐसा किया, गैरेड ने कहा। वे मर चुके हैं। वे अब हमें परेशान नहीं करेंगे। हमारे सामने कठिन सवारी है। मुझे यह मौसम पसंद नहीं है। अगर बर्फबारी हुई,
तो हमें वापस आने में पखवाड़े भर का समय लग सकता है, और बर्फबारी ही सबसे अच्छी उम्मीद है। क्या आपने कभी बर्फीला तूफान देखा है, मेरे प्रभु? ऐसा लग रहा था कि सरदार ने उसकी बात नहीं सुनी। वो उसी तरह से गहराते हुए धुंधलके का अध्ययन कर रहा था, जैसे वह पहले कर रहा था। विल ने शूरवीर के साथ काफी समय तक सवारी की थी, इसलिए वह समझ गया था कि जब वह इस तरह से दिखे तो उसे बीच में रोकना सबसे अच्छा नहीं है। मुझे फिर से बताओ कि तुमने क्या देखा, विल। सभी विवरण, कुछ भी मत छोड़ो। नाइट वॉच में शामिल होने से पहले विल एक शिकारी था। खैर, सच में वह एक शिकारी था। मालिस्टर फ्रीराइडर्स ने उसे मालिस्टर के अपने जंगल में रंगे हाथों पकड़ा था, जब वह मालिस्टर के ही एक हिरन की खाल उतार रहा था, और उसके सामने यह विकल्प था कि या तो वह काला हिरन पहने या फिर एक हाथ खो दे। कोई भी जंगल में विल की तरह चुपचाप नहीं चल सकता था, और काले भाइयों को उसकी प्रतिभा को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। कैंप 2 मील दूर, उस पहाड़ी के ऊपर, एक धारा के किनारे है, विल ने कहा। मैंने हिम्मत करके पास पहुंच गया। वे 8 लोग थे, पुरुष और महिलाएं दोनों। मैं कोई बच्चा नहीं देख पाया। उन्होंने चट्टान के सहारे एक झोपड़ी बना रखी थी। अब बर्फ ने उसे अच्छी तरह से ढक लिया है, लेकिन मैं अभी भी उसे देख सकता था। कोई आग नहीं जल रही थी, लेकिन आग का गड्ढा अभी भी दिन की तरह साफ था। कोई भी हिलता डुलता नहीं था। मैंने बहुत देर तक देखा। कोई भी जीवित व्यक्ति कभी इतना शांत नहीं लेटा था। क्या तुमने कोई खून देखा? नहीं, विल ने स्वीकार किया। क्या तुमने कोई हथियार देखा? कुछ तलवारें, कुछ धनुष। एक आदमी के पास एक कुल्हाड़ी थी, भारी दिखने वाली, दोधारी, लोहे का एक क्रूर टुकड़ा। यह उसके बगल में जमीन पर, उसके हाथ के ठीक पास पड़ी थी। क्या आपने शवों की स्थिति पर ध्यान दिया? विल ने कंधे उचकाए। एक जोड़ा चट्टान के सहारे बैठा है। उनमें से ज्यादातर जमीन पर हैं, गिरे हुए जैसे, या फिर सोना, रॉयस ने सुझाव दिया। गिर गई, विल ने जोर देकर कहा। एक औरत लोहे के पेड़ पर है, आधी शाखाओं में छिपी हुई। दूर की आंखें। वह हल्के से मुस्कुराया। मैंने ध्यान रखा कि वह मुझे न देखे। जब मैं करीब गया, तो मैंने देखा कि वह हिल भी नहीं रही थी। खुद के बावजूद, वह कांप उठा। तुम्हें ठंड लग रही है? रॉयस ने पूछा। कुछ, विल ने बड़बड़ाते हुए कहा। हवा, महाशय। युवा योद्धा अपने भूरे रंग के सैनिक की ओर मुड़ा। ठंड से गिरे पत्ते उनके पास से फुसफुसाते हुए गुजरे, और रॉयस का डेस्ट्रिया बेचैनी से हिल रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है, इन लोगों को किसने मारा होगा, गैरेड? सर वेमा ने सहजता से पूछा। उसने अपने लंबे सैबल लबादे की चादर को ठीक किया। ये ठंड थी, गैरेड ने लोहे की तरह दृढ़ निश्चय के साथ कहा। मैंने पिछली सर्दियों में लोगों को जमते देखा था, और उससे पहले की सर्दियों में, जब मैं आधा लड़का था। हर कोई 40 फीट गहरी बर्फ के बारे में बात करता है, और कैसे बर्फीली हवा उत्तर से आती है, लेकिन असली दुश्मन ठंड है। ये विल से भी ज्यादा चुपचाप आप पर हावी हो जाती है, और पहले तो आप कांपते हैं और आपके दांत किटकिटाते हैं और आप अपने पैर पटकते हैं और मसालेदार शराब और अच्छी गर्म आग के सपने देखते हैं। ये जलती है, ये जलती है। ठंड से ज्यादा कुछ भी नहीं जलता, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। फिर यह आपके अंदर घुस जाती है और आपको भरने लगती है, और कुछ समय बाद आपके पास इससे लड़ने की ताकत नहीं होती। बस बैठ जाना या सो जाना आसान है। वे कहते हैं कि अंत में आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता। पहले आप कमजोर और नींद में डूब जाते हैं, और सब कुछ फीका पड़ने लगता है, और फिर यह गर्म दूध के समुद्र में डूबने जैसा होता है। शांतिपूर्ण, जैसे। बहुत वाकपटुता है, गैरेड, सर वेमा ने कहा। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम में ये क्षमता है। मुझे भी सर्दी लग गई है, प्रभु। गैरेड ने अपना हुड पीछे खींचा, जिससे सर वेमा को उन स्टंप पर एक अच्छी नजर पड़ी, जहां उसके कान थे। 2 कान, 3 पंजे, और मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली। मैं बच गया। हमने पाया कि मेरा भाई अपनी घड़ी पर स्थिर था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सर वेमा ने कंधे उचका दिए। तुम्हें ज्यादा गर्म कपड़े पहनने चाहिए, गैरेड। गैरेड ने लॉडलिंग को घूर कर देखा,
उसके कानों के छेदों के आसपास के निशान गुस्से से लाल हो गए थे, जहां मास्टर एमोन ने कान काट दिए थे। हम देखेंगे कि जब सर्दी आएगी तो तुम कितने गर्म कपड़े पहन सकते हो। उसने अपना हुड ऊपर खींचा और अपने गैरोन पर झुक गया, चुप और उदास। अगर गैरेड ने कहा कि यह ठंड थी। विल ने शुरू किया, क्या तुमने पिछले सप्ताह कोई घड़ियां निकाली हैं, विल? हाँ, महाशय, ऐसा कोई सप्ताह नहीं था जब उसने 1 दर्जन घड़ियां न खींची हों। वह आदमी क्या कहना चाह रहा था? और आपको दीवार कैसे मिली? रोते हुए, विल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अब जब लॉडलिंग ने इस ओर इशारा किया था, तो उसे यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी। वे जम नहीं सकते थे। अगर दीवार रो रही होती तो नहीं। ये पर्याप्त ठंड नहीं थी। रॉयस ने सिर हिलाया। अच्छा बेटा, पिछले हफ्ते हल्की ठंड पड़ी थी और बीच बीच में बर्फबारी भी हुई थी, लेकिन इतनी भयंकर ठंड नहीं थी कि 8 वयस्क लोगों की जान ले सके। मैं आपको याद दिला दूं कि फर और चमड़े से बने कपड़े पहने लोग पास में ही आश्रय और आग जलाने के साधन थे। शूरवीर की मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। विल, हमें वहां ले चलो। मैं खुद इन मरे हुए लोगों को देखूंगा। और फिर इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आदेश दिया जा चुका था और सम्मान उन्हें पालन करने के लिए बाध्य करता था। विल आगे चल रहा था, उसका झबरा छोटा गैरोन झाड़ियों के बीच से सावधानी से रास्ता बना रहा था। पिछली रात हल्की बर्फबारी हुई थी और उसकी परत के ठीक नीचे पत्थर, जड़ी और छिपे हुए गड्ढे थे, जो लापरवाह और बेखबर लोगों का इंतजार कर रहे थे। सर वेमर रॉयस उसके बाद आया, उसका बड़ा काला डेस्ट्रिया अधीरता से सूंघ रहा था। युद्ध का घोड़ा रेंजिंग के लिए गलत सवारी थी, लेकिन कोशिश करो और लॉडलिंग को ये बताओ। गैरेड पीछे आ गया। बूढ़ा आदमी सशस्त्र सवार होकर खुद से बड़बड़ाया। गोधूली गहराती गई। बादल रहित आकाश गहरे बैंगनी रंग में बदल गया, एक पुराने घाव का रंग फिर काला हो गया। तारे निकलने लगे। आधा चांद उगाया। विल रोशनी के लिए आभारी था। जब चांद पूरा निकला तो रॉयस ने कहा, हम निश्चित रूप से इससे भी बेहतर गति बना सकते हैं। इस घोड़े के साथ नहीं, विल ने कहा। डर ने उसे अहंकारी बना दिया था। शायद मेरे स्वामी आगे बढ़ना चाहेंगे। सर वेमर रॉयस ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। जंगल में कहीं दूर एक भेड़िया चिल्लाया। विल ने अपनी गाड़ी को एक प्राचीन लोहे की लकड़ी के नीचे खींचा और नीचे उतर गया। आप क्यों रुक रहे हैं? सर वेमर ने पूछा। बाकी रास्ता पैदल ही जाना बेहतर होगा, महाराज। यह उस पहाड़ी के ठीक ऊपर है। रॉयस ने एक पल रुककर दूर तक देखा, उसका चेहरा चिंतनशील था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा फुसफुसा रही थी। उसका बड़ा साबल लबादा पीछे से किसी अर्धजीवित चीज की तरह हिल रहा था। यहाँ कुछ गड़बड़ है, गैरेड ने बड़बड़ाते हुए कहा। युवा शूरवीर ने उसे तिरस्कार भरी मुस्कान दी। क्या वहाँ है? क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? गैरेड ने पूछा। अंधेरे की आवाज सुनो। विल इसे महसूस कर सकता था। नाइट वॉच में 4 साल, और उसे कभी इतना डर नहीं लगा था। यह क्या था? हवा, पेड़ों की सरसराहट, भेड़िया। वह कौन सी आवाज है जो तुम्हें इतना कमजोर कर देती है, गैरेड? जब गैरेड ने कोई जवाब नहीं दिया, तो रॉयस ने अपनी काठी से शान से सरक कर नीचे सरका दिया। उसने डेस्ट्रिया को दूसरे घोड़ों से दूर एक निचले लटके हुए अंग से सुरक्षित रूप से बांध दिया और अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला। उसके मूठ में रत्न चमक रहे थे और चांदनी चमकते हुए स्टील पर पड़ रही थी। यह एक शानदार हथियार था, महल में गड़ा हुआ और देखने में नया बना हुआ। विल को संदेह था कि इसे कभी गुस्से में घुमाया गया होगा। पेड़ यहाँ बहुत पास आ रहे हैं, विल ने चेतावनी दी। ये तलवार आपको उलझा देगी, महाराज। बेहतर होगा कि चाकू ही लिया जाए। अगर मुझे निर्देश की जरूरत होगी, तो मैं इसके लिए पूछूंगा, युवा सरदार ने कहा। गैरेड, यहीं रहो, घोड़ों की रखवाली करो। गैरेड घोड़े से उतरा। हमें आग की जरूरत है। मैं इसका प्रबंध करूंगा। तुम कितने बड़े मूर्ख हो, बूढ़े आदमी। अगर इस जंगल में दुश्मन है, तो आग आखिरी चीज है जो हम चाहते हैं। कुछ दुश्मन ऐसे हैं जिन्हें आग दूर रख सकती है, गैरेड ने कहा।
भालू और डायरवुल्फ और अन्य चीजें। सर वेमा का मुंह सख्त हो गया। कोई आग नहीं। गैरेड का हुड उसके चेहरे पर छाया हुआ था, लेकिन विल उसकी आंखों में चमक देख सकता था क्योंकि वह शूरवीर को घूर रहा था। एक पल के लिए उसे डर लगा कि बूढ़ा आदमी उसकी तलवार के लिए जाएगा। यह एक छोटी, बदसूरत तलवार थी। यह एक ऐसी चीज थी जिसकी पकड़ पसीने से फीकी पड़ गई थी और इसका किनारा कठोर उपयोग से खरोंच गया था, लेकिन अगर गैरेड ने इसे म्यान से बाहर निकाला होता तो विल उस लॉडलिंग के जीवन की परवाह नहीं करता। आखिरकार गैरेड ने नीचे देखा। आग नहीं लगी, उसने धीमे स्वर में कहा। रॉयस ने इसे सहमति मान लिया और दूर चला गया। आगे बढ़ो, उसने विल से कहा। विल ने एक झाड़ी के बीच से अपना रास्ता बनाया, फिर ढलान पर चढ़ना शुरू किया, जहां उसे एक प्रारी वृक्ष के नीचे अपना सुविधाजनक स्थान मिला था। बर्फ की पतली परत के नीचे जमीन नम और कीचड़ भरी थी, फिसलन भरी जगह थी, चट्टानें और छिपी हुई जड़ें आपको फंसा सकती थीं। चढ़ते समय विल ने कोई आवाज नहीं की। उसके पीछे उसने लॉडलिंग के रिंगमेल की नर्म धातु की फिसलन, पत्तियों की सरसराहट सुनी और शापों को बुदबुदाया जब पहुंचती हुई शाखाओं ने उसकी लंबी तलवार को पकड़ लिया और उसके शानदार सैबल लबादे को खींच लिया। महान प्रेरी ठीक उसी जगह पर था जहां विल को पता था कि वह होगा। इसकी सबसे निचली शाखाएं जमीन से नंगे पैरों पर थीं। विल नीचे की ओर खिसक गया, बर्फ और कीचड़ में अपने पेट के बल लेट गया और नीचे खाली मैदान को देखा। उसका दिल सीने में ही रुक गया। एक पल के लिए तो उसने सांस लेने की हिम्मत ही नहीं की। चांदनी साफ सफाई, आग के गड्ढे की राख, बर्फ से ढकी झोपड़ी, बड़ी चट्टान, छोटी आधी जमी हुई नदी पर चमक रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा कुछ घंटे पहले था। वे चले गए थे, सभी शव गायब हो गए थे। देवताओं, उसने अपने पीछे से आवाज सुनी। सर वेमा रॉयस के पहाड़ी पर चढ़ते ही एक तलवार ने एक शाखा पर वार किया। वह प्रेरी के पास खड़ा था, हाथ में लंबी तलवार लिए। हवा के आने पर उसका लबादा उसके पीछे लहरा रहा था। सितारों के सामने उसकी रूपरेखा सभी को दिखाई दे रही थी। नीचे उतरो, विल ने तुरंत फुसफुसाते हुए कहा। कुछ गड़बड़ है। रॉयस ने कोई हरकत नहीं की। उसने खाली मैदान की ओर देखा और हंसा। लगता है तुम्हारे मरे हुए लोग अपना डेरा बदल चुके हैं, विल। विल की आवाज ने उसे छोड़ दिया। वह उन शब्दों को टटोल रहा था जो उसके पास नहीं थे। ये संभव नहीं था। उसकी नज़रें सुनसान कैंपसाइट पर इधर उधर घूम रही थीं और कुल्हाड़ी पर रुक गईं। एक विशाल दोधारी युद्ध कुल्हाड़ी अभी भी वहीं पड़ी थी जहां उसने इसे आखिरी बार देखा था, अछूता। एक मूल्यवान हथियार। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, विल, सर वेमा ने आदेश दिया। यहाँ कोई नहीं है। मैं तुम्हें झाड़ी के नीचे छिपने नहीं दूंगा। अनिच्छा से विल ने आज्ञा का पालन किया। सर वेमा ने उसे खुले तौर पर नापसंदगी से देखा। मैं अपनी पहली रेंजिंग में असफल होकर कैसल ब्लैक वापस नहीं जा रहा हूँ। हम इन लोगों को ढूंढ लेंगे। उसने चारों ओर नजर घुमाई। पेड़ के ऊपर, जल्दी करो, आग की तलाश करो। विल बिना कुछ कहे ही मुड़ गया। बहस करने का कोई फायदा नहीं था। हवा चल रही थी, हवा ने उसे काट दिया। वह पेड़ के पास गया, जो एक भूरे हरे रंग का प्रेरी था, और चढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके हाथ रस से चिपचिपे हो गए और वह सुइयों के बीच खो गया। डर उसके पेट में ऐसे भर गया जैसे वह भोजन पचा नहीं पा रहा हो। उसने लकड़ी के अनाम देवताओं से प्रार्थना की और अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला। उसने उसे अपने दांतों के बीच रखा ताकि दोनों हाथ चढ़ने के लिए स्वतंत्र रहें। उसके मुंह में ठंडे लोहे का स्वाद उसे सुकून दे रहा था। नीचे लॉडलिंग ने अचानक आवाज लगाई, वहां कौन जाता है? विल ने चुनौती में अनिश्चितता सुनी। उसने चढ़ना बंद कर दिया। उसने सुना, उसने देखा। जंगल ने उत्तर दिया, पत्तों की सरसराहट, नदी की बर्फीली आवाज, दूर से हिम उल्लू की आवाज। बाकी लोगों ने कोई आवाज नहीं की। विल ने अपनी आंख के कोने से हलचल देखी। लकड़ी के बीच से पीली आकृतियां सरक रही थीं। उसने अपना सिर घुमाया, अंधेरे में एक सफेद छाया देखी। फिर वह गायब हो गई। हवा में शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं,
लकड़ी की उंगलियों से एक दूसरे को खरोंच रही थीं। विल ने चेतावनी देने के लिए अपना मुंह खोला और शब्द उसके गले में जम गए। शायद वह गलत था, शायद ये सिर्फ एक पक्षी था, बर्फ पर एक प्रतिबिंब, चांदनी की कोई चाल। आखिर उसने क्या देखा था? विल, तुम कहाँ हो? सर वेमा ने पुकारा। क्या तुम कुछ देख सकते हो? वह धीरे धीरे घूम रहा था, अचानक सावधान, उसकी तलवार हाथ में थी। उसने उन्हें महसूस किया होगा, जैसा कि विल ने महसूस किया था। वहां था, देखने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे जवाब दो, इतनी ठंड क्यों है? ठंड थी। कांपते हुए विल अपने बसेरे से और भी कसकर चिपक गया। उसका चेहरा प्रेरी की सूंड से जोर से दबा हुआ था। वह महसूस कर सकता था कि उसके गाल पर मीठा, चिपचिपा रस लगा हुआ था। जंगल के अंधेरे से एक छाया उभरी। वह रॉयस के सामने खड़ी थी। वह लंबी थी और दुबली पतली और बूढ़ी हड्डियों की तरह सख्त, मांस दूध की तरह पीला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, उसका कवच रंग बदलता जाता। यहाँ वह नई गिरी बर्फ की तरह सफ़ेद थी, वहाँ छाया की तरह काली, हर जगह पेड़ों के गहरे भूरे हरे रंग से धब्बेदार। उसके हर कदम के साथ पैटर्न पानी पर चांदनी की तरह फैल रहे थे। विल ने सर वेमर रॉयस की सांसों को एक लंबी फुफकार के साथ निकलते सुना। आगे मत आना, लॉडलिंग ने चेतावनी दी। उसकी आवाज़ एक लड़के की तरह फटी हुई थी। उसने युद्ध के लिए अपनी बाहों को मुक्त करने के लिए अपने कंधों पर लंबा साबल लबादा वापस फेंक दिया और अपनी तलवार दोनों हाथों में ले ली। हवा रुक गई थी, बहुत ठंड थी। दूसरा चुपचाप आगे की ओर सरक गया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, जो विल ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस ब्लेड को बनाने में किसी भी इंसानी धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये चांदनी से जगमगा रहा था, पारदर्शी, क्रिस्टल का एक टुकड़ा इतना पतला कि किनारे से देखने पर लगभग गायब हो जाता था। उस चीज में एक हल्की नीली चमक थी, एक भूतिया रोशनी जो उसके किनारों के चारों ओर खेल रही थी, और किसी तरह विल को पता था कि यह किसी भी उस्तरे से ज्यादा तेज है। सर वेमा ने उसका बहादुरी से सामना किया। तो फिर मेरे साथ नाचो। उसने अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया, विद्रोही भाव से। उसके हाथ तलवार के वजन से या शायद ठंड से कांप रहे थे। फिर भी उस पल, विल ने सोचा, वह अब एक लड़का नहीं था, बल्कि नाइट वॉच का आदमी था। दूसरा रुक गया। विल ने उसकी आंखें देखी, नीली, किसी भी इंसानी आंखों से ज्यादा गहरी और नीली, एक नीला जो बर्फ की तरह जल रहा था। वे ऊंची जगह पर कांपती हुई लंबी तलवार पर टिकी थीं, चांदनी को धातु पर ठंडी बहती हुई देख रही थीं। एक दिल की धड़कन के लिए उसने उम्मीद करने की हिम्मत की। वे चुपचाप छाया से बाहर निकले, पहले से जुड़वां। उनमें से 3-4-5 सर वेमा ने उनके साथ आई ठंड को महसूस किया होगा, लेकिन उसने उन्हें कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। विल को आवाज लगानी पड़ी। यह उसका कर्तव्य था, और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मौत हो जाएगी। वह कांप उठा और पेड़ से लिपट गया और चुप रहा। पीली तलवार हवा में कांपती हुई आई। सर वेमा ने इसे स्टील से टकराया। जब ब्लेड टकराए तो धातु पर धातु का कोई छल्ला नहीं था, केवल सुनने की सीमा पर एक ऊंची, पतली आवाज थी, जैसे कोई जानवर दर्द से चीख रहा हो। रॉयस ने एक सेकंड के लिए जांच की, एक और वार, और तीसरा, फिर एक कदम पीछे गिर गया। एक और वार, और वह फिर से पीछे गिर गया। उसके पीछे, दाएं, बाएं, उसके चारों ओर, दर्शक धैर्यपूर्वक, बिना चेहरे के, मौन खड़े थे। उनके नाजुक कवच के बदलते पैटर्न उन्हें जंगल में लगभग अदृश्य बना रहे थे। फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बार बार तलवारें टकराती रहीं, जब तक कि विल ने उनके टकराव की अजीब पीड़ादायक तीक्ष्णता से बचने के लिए अपने कान ढकने नहीं चाहे। सर वेमा अब प्रयास से हौंफ रहा था, उसकी सांस चांदनी में भाप बन रही थी। उसकी तलवार ठंड से सफ़ेद हो गई थी, दूसरे की तलवारें हल्के नीले प्रकाश के साथ नाच रही थीं। फिर रॉयस की पैरी बहुत देर से आई। पीली तलवार ने उसकी बांह के नीचे रिंगमेल को काट दिया। युवा स्वामी दर्द से चिल्लाया। छल्लों के बीच खून बह रहा था। ठंड में ये भाप बन रहा था और बूंदें बर्फ को छूने पर आग की तरह लाल लग रही थीं।
सर वेमा की उंगलियां उसकी बगल से टकराईं। उसका मोलस्किन दस्ताना लाल रंग से भीगा हुआ था। दूसरे ने ऐसी भाषा में कुछ कहा जिसे विल नहीं जानता था। उसकी आवाज़ सर्दियों की झील पर बर्फ के टूटने जैसी थी और शब्द उपहासपूर्ण थे। सर वेमा रॉयस को अपना क्रोध दिखा। रॉबर्ट के लिए वह चिल्लाया और वह गुर्राता हुआ आया, दोनों हाथों से बर्फ से ढकी तलवार को उठाया और अपने पूरे वजन के साथ उसे एक सपाट साइडआर्म स्लैश में घुमाया। दूसरे की पैरी लगभग आलसी थी। जब ब्लेड आपस में टकराए तो स्टील टूट गया। जंगल की रात में चीख गूंज उठी और तलवार 100 टुकड़ों में बिखर गई, जिसके टुकड़े सुइयों की बारिश की तरह बिखर गए। रॉयस घुटनों के बल बैठ गया, चीखने लगा और उसने अपनी आंखें ढांक लीं। उसकी उंगलियों के बीच खून बहने लगा। पहरेदार एक साथ आगे बढ़े, मानो कोई संकेत दिया गया हो। तलवारें उठीं और गिरी, सब एक मौत के सन्नाटे में। ये ठंडी कत्लेआम थी। पीली ब्लेड रिंगमेल को ऐसे चीर रही थी जैसे वह रेशम हो। विल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने से बहुत नीचे उसने उनकी आवाज़ें और हंसी सुनी जो बर्फ के टुकड़ों की तरह तीखी थी। जब उसने दोबारा देखने का साहस जुटाया तो काफी समय बीत चुका था और नीचे की पहाड़ी खाली हो चुकी थी। वह पेड़ पर ही बैठा रहा, सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जबकि चांद धीरे धीरे काले आसमान में ढल रहा था। आखिरकार उसकी मांसपेशियों में ऐंठन और ठंड से उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। वह नीचे उतरा। रॉयस का शव बर्फ में मुंह के बल पड़ा था, एक हाथ बाहर निकला हुआ था। मोटी सैबल लबादा एक दर्जन जगहों पर कटा हुआ था। इस तरह मृत पड़े हुए देखकर आप समझ सकते हैं कि वो कितना छोटा था। एक लड़का, उसने तलवार का बचा हुआ हिस्सा कुछ फीट दूर पाया, जिसका सिरा टूटा हुआ था और बिजली गिरने से पेड़ की तरह मुड़ गया था। विल घुटनों के बल बैठा, सावधानी से इधर उधर देखा और उसे छीन लिया। टूटी हुई तलवार उसका सबूत होगी। गैरेड को पता होगा कि इसका क्या मतलब निकालना है, और अगर वह नहीं, तो निश्चित रूप से वह बूढ़ा भालू मोरमोंट या मास्टर एम। क्या गैरेड अभी भी घोड़ों के साथ इंतजार कर रहा होगा? उसे जल्दी करनी थी। विल उठ खड़ा हुआ। सर वेमा रॉयस उसके ऊपर खड़ा था। उसके बढ़िया कपड़े फटे हुए थे, चेहरा क्षत विक्षत था। उसकी तलवार का एक टुकड़ा उसकी बाईं आंख की अंधी सफेद पुतली में घुस गया था। दाहिनी आंख खुली थी, पुतली नीली जल रही थी। वह देख सकता था। टूटी तलवार नसों से रहित उंगलियों से गिर गई। विल ने प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लंबे, सुंदर हाथों ने उसके गाल को छुआ, फिर उसके गले के चारों ओर कस दिया। वे बेहतरीन मोलस्किन में दस्ताने पहने हुए थे और खून से चिपचिपे थे, फिर भी स्पर्श बर्फीले ठंडे थे।